मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा। ये मुल्क है मेरी जान, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान। आज़ादी के ऊपर लिखी गई ये शायरी अगर किसी पर फिट बैठती है तो वो थे वेटरन एक्टर ए.के. हंगल साहब, जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम करके उन्हें अमर बनाया बल्कि देश की आज़ादी के लिए अथाह संघर्ष भी किया। यूं तो वो आज हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके किए काम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। चलिए जानते हैं ए.के. हंगल साहब के जीवन की और भी रहस्यमयी बातें। ए.के. हंगल, जिनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल, एक फ्रीडम फाइटर और देश के अच्छे एक्टर्स में से एक थे। हंगल साहब की लंबाई थी 5 फीट 4 इंच और आंखों का रंग डार्क ब्राउन। उनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1914 में पंजाब के सियालकोट शहर में। वह पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने सन 1929 से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था और अपने मातृभूमि से वादा किया था कि अब तो तुझे आज़ाद करा कर ही दम लेंगे। और हंगल साहब ने जो कहा था वो सच हुआ भी। 15 अगस्त सन 1947 तक ये देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे। ये बात भी याद करने लायक है कि हंगल साहब को अभिनय का शौक शुरू से ही था, इसलिए उन्होंने पहले ही पेशावर में एक थिएटर को ज्वाइन कर लिया था और अविभाजित भारत में भी उन्होंने प्लेज में काम करना जारी रखा। बात याद करने लायक है कि हंगल साहब ने आज़ादी के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा का साथ दिया था। वो तबका जो उस समय पावर में था, उन्हें हंगल साहब की ये बात कुछ जची नहीं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि 3 साल जेल में रहने के बाद उन्हें आज़ादी मिल गई, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष तब शुरू किया था जब वो महज एक स्टूडेंट हुआ करते थे। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए थे और तमाम समय वो देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। हंगल साहब को एक्टिंग का शौक शुरू से ही था, तो जैसे ही आज़ादी के बाद वो जेल से छूटे तो अपनी स्वतंत्रता की कहानियों को मन में बसाए हंगल साहब चल पड़े एक्टिंग में अपना करियर बनाने। उनके पिता की रिटायरमेंट के बाद उनका परिवार पेशावर से कराची आ गया। हालांकि देश के आज़ाद होने के बाद हंगल साहब को आज़ादी नहीं मिली थी। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी पर उठते ध्वज को भी जेल से ही सलाम किया था और आज़ादी के 2 साल बाद यानी सन 1949 में उन्हें देश की आज़ादी को महसूस करने का मौका मिला। जेल से रिहाई होने के बाद वो भारत आ गए। हंगल साहब भारत आकर मुंबई बस गए थे और एक्टिंग की तलाश में अपना कैरियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी दोस्तों, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, बड़े जख्म छुपाने पड़ते हैं। 20 साल तक थिएटर प्ले में काम करने के बाद सन 1966 में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसको बना रहे थे बसु भट्टाचार्य साहब, और फिल्म थी तीसरी कसम। हंगल साहब की यात्रा एक स्क्रीन फादर के तौर पर जानी गई, जहां वो अपने 50 साल के फिल्मी करियर में अधिकतर किरदार एक पिता की तरह निभाते रहे। राजेश खन्ना के साथ हंगल साहब की जोड़ी खूब जमी। इन्होंने राजेश खन्ना के साथ इतनी फिल्मों में काम किया कि आप राजेश खन्ना की कोई भी फिल्म उठाकर देखेंगे तो किसी न किसी साइड में तो हंगल साहब दिख ही जाएंगे। हालांकि सौतेला भाई इनकी राजेश खन्ना के साथ में अंतिम फिल्म थी। हंगल साहब का अभिनय बड़ा संजीदा था और फिल्मों में अधिकतर रोल इनके सीरियस ही रहते थे। इनकी एक्टिंग बड़ी जानदार थी। शोले के इमाम साहब को भला कैसे भुलाया जा सकता है। अधिकतर फिल्मों में इनके रोल पॉजिटिव ही रहे, लेकिन जब इन्होंने नेगेटिव रोल किए तब भी स्क्रीन को हिलाने में कसर नहीं छोड़ी, जिनमें 2 बड़ी फिल्में मंजिल और प्रेम बंधन शामिल हैं। जिन फिल्मों में उनके काम को खास पहचान मिली वो हैं हीर रांझा, नमक हराम, शौकीन, शोले, आईना, अवतार, अर्जुन, आंधी, तपस्या, कोरा कागज, बावर्ची, छुपा रुस्तम, चितचोर, बालिका बधू, गुड्डी और नरम गरम। और इन्हें खास तौर से जाना गया आईना के राम शास्त्री की तरह, शौकीन के इंदर सेन की तरह, नमक हराम के बिपिन पाल पांडे और शोले के इमाम साहब तो हर मन में अपनी पहचान बना चुके थे।
बाद के सालों में उनकी बेटर परफॉर्मेंस में शामिल हैं शरारत, तेरे मेरे सपने और लगान। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया जो काफी पॉपुलर हुई, जैसे डार्कनेस, जीवन रेखा, बेताल पचीसी बावा और अंतिम शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून। आइए जानते हैं हंगल साहब की निजी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, हंगल साहब का एक बेटा हुआ विजय हंगल, जो कि पेशे से फोटोग्राफर थे, लेकिन अपने कैरियर को कुछ खास आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि शुरुआत के दिनों में उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां जरूर की थी, लेकिन 2001 के बाद से उनके पास कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं थी। 2007 के बाद से हंगल साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई और इसी के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। और उनकी आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी थी कि उनके पास अपने इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि बाद में मीडिया के जरिए जब ये बात लोगों में फैलनी शुरू हुई तो हंगल साहब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए। ये बड़े दुख की बात है कि हिंदी सिनेमा का वो एक्टर जिसने 200 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसने शोले जैसी बड़ी हिट में भूमिका निभाई, जिसने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जैसे 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद फिल्मों में काम मिला, वो हंगल साहब अपनी आखिरी दिनों में इलाज के लिए तरस गए। मीडिया में वायरल होने के बाद कई हाथ उनकी मदद के लिए आगे बढ़े, जिसमें पृथ्वीराज चव्हाण, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनकी मदद के लिए वादा किया। नवनिर्माण सेना, जो कि महाराष्ट्र में ही संचालित थी, वो हंगल साहब के घर पर गई और उन्हें आर्थिक और मेडिकल हेल्प प्रदान की। बाद में पूछे जाने के बाद राज ठाकरे ने भी उन्हें लेकर दुख व्यक्त किया कि वो एक्टर या कलाकार जो अपने जीवन में इतना संघर्ष करते हैं, उन्हें बाद में यदि ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाए जिसकी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो यह वाकई सोचने वाली बात है। सन 1993 में जब एक बार उन्हें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया तो मीडिया में एक बात खूब फैली कि हंगल साहब ने पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई किया है, जिसके चलते शिवसेना के बाल ठाकरे ने उन्हें गद्दार कहा और ए.के. हंगल को हिंदी सिनेमा में काम ना करने की धमकी दी गई और उन्हें पुतले जलाने के साथ ही उनके आने वाली फिल्मों से उनके सीन काट दिए गए। हालांकि बाद में उनके कैरियर ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। अमोल पालेकर की पहेली को शूट करने के बाद हंगल साहब की तबीयत और भी खराब होने लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को मना कर दिया कि अब वो उनके लिए काम नहीं कर सकते। हालांकि 8 महीने के बाद जब सौरभ तिवारी उनके पास एक काम लेकर आए तो उन्होंने इसे स्वीकार किया और चल पड़े। यह देखकर उनके परिवार वाले भी चौंक गए थे कि आखिर एक्टिंग को लेकर उनमें इतना जुनून कैसे है। हंगल साहब का एक रिश्ता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू उनकी मां की कजिन थी। हंगल साहब ने बतौर राइटर भी काम किया था, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए.के. हंगल लिखी थी, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई। हंगल साहब को उनके सिनेमा में योगदान के लिए 2006 में अब्दुल कलाम साहब के हाथों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये बात गौर करने लायक है कि हंगल साहब एक अच्छे पेंटर भी थे और उन्हें बांसुरी बजाने का भी बड़ा शौक था। तबीयत खराब होने के चलते हंगल साहब ने 7 साल का लंबा गैप अपने करियर में लिया। उसके बाद जब उन्हें एक टीवी सीरीज मधुबाला एक इश्क एक जुनून से निमंत्रण मिला तो वो पहुंचे। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति जो पिछले 7 साल से अपनी तबीयत खराब होने के चलते गैप ले चुका है, वह अब कुछ काम कर पाएगा। लेकिन जैसे ही एक बार कैमरा ने रोलिंग स्टार्ट की तो हंगल साहब को रोकने वाला भला कौन हो सकता था। उनका एक्टिंग करने का जुनून एकदम पागल कर देने वाला था। ये शो इंडियन सिनेमा के 100 साल का सेलिब्रेशन था और हंगल साहब ने इसमें जाकर 4 चांद लगा दिए थे। एक एनिमेटेड फिल्म कृष्णा और कंस में उन्हें राजा उग्रसेन का किरदार जब दिया गया तो उसे उन्होंने अपनी आवाज़ दी, जो कि 3 अगस्त 2012 को रिलीज हुई। ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। उसके बाद वो किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट में अपना योगदान नहीं दे पाए। बस हमें हंगल साहब को इतने दिन ही देखना संभव था। कृष्णा और कंस में उनकी दी गई आवाज, जो कि उग्रसेन के किरदार को थी, उसकी खूब तारीफ की गई। बीमारी के बढ़ते उन्हें 16 अगस्त 2012 को आशा पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि बाथरूम में फिसल जाने की वजह से उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उनके बेटे ने बताया
कि उनकी इस प्रॉब्लम को लेकर एक सर्जरी होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें चेस्ट की प्रॉब्लम थी और सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। 26 अगस्त को उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अस्पताल के एक डॉक्टर विनोद खन्ना ने बताया कि उनका एक लंग बहुत ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी ख़राब होती चली गई। और उसी दिन 98 साल की उम्र में अवतार किशन हंगल हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु को लेकर शबाना आजमी ने ट्विटर पर लिखा कि एक एरा का अंत हो चुका है। उन्होंने फिल्मों और थिएटर्स में जान डाल दी थी। भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी ने भी उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला और अभिनय में सिनेमा को इतने समय अपना अमूल्य योगदान देने वाला ये शख्स हमेशा याद किया जाएगा। यदि आप और किसी सेलिब्रिटी के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।